तो विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्य में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। स्पष्ट बहुमत जनता ने बीजेपी की झोली में डाला है। अब सवाल यह खड़ा हो गया है कि मुख्यमंत्री इन प्रदेशों में कौन कौन होगा। मध्य प्रदेश में कौन बनेगा, राजस्थान में कौन बनेगा, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने किसी चेहरे को सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ा था। सामूहिक नेतृत्व और कमल के निशान पर यह चुनाव लड़ा गया। मुख्यमंत्री की इस रेस में कई नाम लिहाजा अब शामिल हैं। बारी बारी से उन नामों की हम चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी जीत मध्य प्रदेश में हुई है और यहां पर कोई चेहरा नहीं था। अब सवाल यह है क्या शिवराज सिंह चौहान यहां पर मुख्यमंत्री बनेंगे। चेहरा उन्हें भले ही नहीं बनाया गया हो, लेकिन मेहनत उन्होंने खूब की है। सीएम पद के लिए अन्य कई दावेदार भी हैं, उन दावेदारों पर भी निगाह डाल लेते हैं। इन दावेदारों में हैं नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, वी.डी. शर्मा। ये तमाम वो नाम हैं जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय भी इस रेस का हिस्सा हैं। उनके नाम की भी चर्चा मध्य प्रदेश में जोर शोर से हो रही है कि वो मुख्यमंत्री की रेस में उनका भी नाम केंद्र में आ सकता है। चर्चा में उनका नाम बना हुआ है। अब ये तो बात हुई मध्य प्रदेश की, लेकिन एक और बड़ा राज्य है इन विधानसभा चुनाव में, वो है राजस्थान का। अब राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये जानना भी बेहद दिलचस्प है। राजस्थान में सबसे ज्यादा दावेदार मुख्यमंत्री की इस रेस में नजर आते हैं। उन नामों की अगर हम चर्चा करें तो सबसे आगे जो नाम आता है वो है वसुंधरा राजे का, जो प्रमुख चेहरा इस रेस में माना जा रहा है। इसके अलावा जो नाम सामने हैं वो अब आपको दिखाते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, बाबा बालकनाथ, ये तीन नाम भी रेस में पूरी तरीके से बने हुए हैं। इसके अलावा दिया कुमारी भी हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर भी हैं, सीपी जोशी भी हैं। ये नाम भी रेस में बने हुए हैं। इनके नाम को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव और ओम माथुर को भी इस रेस में तगड़ा कंटेंडर माना जा रहा है। इनके नाम को भी लेकर चर्चा जोरों पर चल रही है। सुनील बंसल का नाम भी चर्चा में है और ओम बिरला लोकसभा स्पीकर, इनके नाम को लेकर भी चर्चाएं, कयास लगाए जा रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि किसके नाम पर मोहर लगती है। यह बात हुई राजस्थान की। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। चेहरा यहां पर भी नहीं था, कमल का निशान था, प्रधानमंत्री मोदी का नाम था। अब रेस छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की है और इस रेस में रमन सिंह प्रमुख चेहरा है। लंबे अरसे तक छत्तीसगढ़ की कमान संभाली है, उनके नाम की चर्चा जोर शोर से यहां पर हो रही है। इसके अलावा वो नाम कौन कौन से हैं, अरुण साव हैं, विष्णुदेव साव हैं, रेणुका सिंह हैं, ओपी चौधरी हैं। इनके नामों की भी चर्चा छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर हो रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो सबसे कम नामों की चर्चा यहां पर, केवल 5 ही नाम ऐसे हैं जिनको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके नाम पर सहमति बन सकती है, उसके नाम पर सहमति बन सकती है। लेकिन एक प्रोसेस होता है, उस प्रक्रिया को अपनाने के बाद ही फाइनल नाम तय हो पाएगा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, राजस्थान में कौन बनेगा और छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा। मध्य प्रदेश में जो नाम तय होगा उसका मयार क्या होगा, उसका दायरा क्या होगा, किन समीकरणों को ध्यान में रखकर उस पर चर्चा होगी। जी माफ कीजिएगा, मैं इस वक्त जयपुर से हूं और मैं राजस्थान के बारे में बात कर सकता हूं, जहां पर हम देख सकते हैं कि वसुंधरा राजे के आवास पर कल बड़ी संख्या में विधायक पहुंचे और ऐसी चर्चा होने लगी कि उन जो विधायक वहां से बाहर निकले उन्होंने भी मीडिया के सामने ये कहा कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली में इसको लेकर के भी काफी कवायद तेज हुई और ओम बिरला के आवास पर भी कई बड़े नेता मिलने पहुंचे। सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कल जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह दोनों से मुलाकात की। उसके बाद वे देर रात वापस लौटे हैं। ऐसी चर्चा है कि उसमें उन बैठकों में पर्यवेक्षक के नाम पर बातचीत हुई है। लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण आयाम हैं जिसको देख करके यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी चुन सकती है। एक पहला जो भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी कैंपेन में कन्हैयालाल का मुद्दा उठा करके हो या फिर इसके 4 जो संत थे अलग अलग जगहों पे उनको टिकट दे करके हो, उस नैरेटिव को और आगे बढ़ाते हुए बाबा बालकनाथ जैसे चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है, ऐसी चर्चा है। वसुंधरा राजे का नाम सबसे मजबूती से यहाँ अभी जयपुर के कॉरिडोर में लिया जा रहा है। जाहिर है वे पहले भी मुख्यमंत्री रही हैं और पार्टी का प्रमुख चेहरा है, उनकी मास अपील है पूरे प्रदेश में। और हमने यह भी देखा कि जिन इलाकों में उन्होंने सभाएं की उनमें 70% से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती।
तो उनके बरक्स कोई और नेता उस कद का नहीं है, लेकिन दिया कुमारी के नाम की जी। भी बहुत ज्यादा चर्चा है। दिया कुमारी पहले सवाई माधोपुर, जो पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है, वहां से विधायक चुनी गई, फिर दक्षिणी राजस्थान से सांसद और अब राजधानी जयपुर से विधायक। तो उन्होंने भी 3 अलग अलग इलाकों का प्रतिनिधित्व किया है। ओम माथुर का नाम भी बहुत चर्चे में है। अचानक से वो नाम आया है। प्रदेश की राजनीति में वे कई बहुत लंबे वक्त से सक्रिय नहीं थे, लेकिन अब उनका भी नाम लिया जा रहा है। वहीं दलित चेहरे के तौर पे अर्जुन राम मेघवाल का नाम लिया जा रहा है। पार्टी की ये कोशिश है कि जो दलित वोटर हैं, जो पिछड़े वोटर हैं, उनको साध करके, और साथ ही साथ यह भी चर्चा है कि क्योंकि 33% आरक्षण का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया केंद्र में, वो लेकर के आई वो बिल, और उसको पार्टी ने भुनाने की भी कोशिश की है। तो ऐसे में वसुंधरा राजे को अगर हटाया जाता है तो उनकी जगह क्या किसी महिला उम्मीदवार को ही मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाएगा, इसकी भी चर्चा है। अगर ऐसा होता है तो दिया कुमारी का दावा सबसे मजबूत दिखता है। इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौर और बाकी नाम भी चर्चा में हैं। आता हूं सोमू आपके पास, सीधे हम अमृतांशी का रुख करेंगे। अमृतांशी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, बहुत सारे नाम हैं, चर्चा उनकी भोपाल में खूब हो रही है, मध्य प्रदेश में खूब हो रही है, लेकिन एक चुनौती सामने 2024 की है। तो वो कौन से बिंदु होंगे, वो कौन से समीकरण होंगे जो नाम तय करते वक्त जहन में होंगे पार्टी नेताओं के? बिल्कुल, देखिए शुरुआती दौर से ही मध्य प्रदेश में खास तौर से किसी भी जो है सीएम फेस को लेकर जो है नाम अनाउंस नहीं किया गया था। और मध्य प्रदेश में इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 साल से बतौर सीएम के पद पर जो है वो लगातार बने हुए हैं। ऐसे में किसी का नाम ना होना और भी ज्यादा आश्चर्य में इसलिए भी डाल देता है क्योंकि जिस तरीके से सभी बड़े नेताओं को, बड़े चेहरों को जो है मैदान में उतारा गया था। कई ऐसे नाम हैं जो कि अभी सीएम रेस में है। सबसे पहला नाम है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। जाहिर सी बात है, महाराज वाली छवि उनकी रही है, लेकिन बीजेपी में आकर जो है काफी ज्यादा उन्होंने जनता से खुद को जोड़कर रखा हुआ है। लेकिन एक बात ये हो जाती है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं पार्टी का एक धड़ा काफी ज्यादा नाराज हो सकता है, क्योंकि बीजेपी भले ही ना कहती हो, लेकिन सिंधिया गुट के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो अलग ही जो है नजर आते हैं। इसके बाद दूसरा नाम आता है कैलाश विजयवर्गीय। राष्ट्रीय महासचिव है बीजेपी के, इंदौर से जीतकर बड़े अंतर से आए हैं। विधानसभा चुनाव में जो है इस बार किस्मत आजमाई थी, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के साथ भी एक परेशानी ये बीजेपी को जो है वो फेस करनी पड़ सकती है कि उनके कई बार ऐसे अनर्गल बयान सामने आए जिसके बाद वो कई जो है हम कह सकते हैं विवादों में फंसे हैं, और वो बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पश्चिम बंगाल में जब उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी और जिस तरीके के नतीजे वहां पर आए थे, उसके बाद उनको उस जिम्मेदारी से जो है हटा भी दिया गया था। उसके बाद आते हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, प्रहलाद सिंह पटेल। ओबीसी नेता है और मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी काफी ज्यादा है। ओबीसी का फैक्टर मध्य प्रदेश में लंबे समय से चलते आया है। उमा भारती के समय से फिर सीएम शिवराज, उसके बाद फिर अब प्रहलाद पटेल का नाम इसलिए भी सामने आ रहा है। अच्छे नेता हैं, अपनी साफ छवि के लिए भी जाने जाते हैं। सबसे प्रबल दावेदार सीएम पद के फिलहाल वही हैं। उसके बाद आते हैं प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा। देखिए, मध्य प्रदेश में एक पंडित चेहरे को सीएम बनाना बीजेपी के लिए थोड़ी परेशानी जरूर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी की आबादी काफी ज्यादा है। ऐसे में एक पंडित चेहरे को लेकर आना थोड़ा जो है बीजेपी के लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन संगठन की कुशल रणनीति काफी ज्यादा काम आई है। फिर है सीएम शिवराज, जो कि सबसे प्रबल दावेदार हैं। जितनी उन्होंने सभाएं की है उतनी सीटें बीजेपी जो है लगभग जीत कर लेकर आई है। इसके अलावा 18 साल से सीएम बने हुए हैं, ओबीसी के बड़े नेता हैं, जनता से सबसे ज्यादा जुड़ाव है जमीनी स्तर पर, तो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार सीएम शिवराज ही माने जा रहे हैं। इसके अलावा भी देखिए, अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, और हालांकि दिल्ली से ही तय होगा कि कौन मध्य प्रदेश का सीएम बनेगा, और खासतौर से लोकसभा में जो 29 की 29 सीटें बीजेपी को दिलवा दे, ऐसे ही चेहरे को बीजेपी सीएम बनाने की कोशिश करेगी। जी, आते हैं अमृतांशी आपके पास। जुल्फिकार का हम रुख करते हैं। जुल्फिकार, सबसे कम नाम छत्तीसगढ़ में ही है। जब बात करते हैं रमन सिंह की, तो धान वाले बाबा की छवि उन्होंने गढ़ी थी अपने कार्यकाल के अंदर, लेकिन अब छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल इलाका है, तो पार्टी के सामने चैलेंज और भी हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि आदिवासियों ने इस बार बढ़ चढ़कर वोट किया है, बड़ा वोट शेयर उनको मिला है, तो बहुत सारे समीकरण वहां भी दिमाग में होंगे। तो यहां पर किन बातों को प्राथमिकता दी जाएगी जब नाम तय किया जाएगा? सबसे ज्यादा चर्चा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रहे, डॉक्टर रमन सिंह, उनकी प्रबल संभावनाएं हैं। लेकिन ऐसे कई सारे समीकरण हैं जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आते हैं। उसकी वजह यह है कि छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में 32% की आबादी है, और इस बात
इस बार जुल्फिकार, आपकी आवाज जनता पार्टी ने हमें जीत clear ली। नहीं- जी, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ रही है। आ रही आवाज? अब आ रही है। कि आप कुछ दिक्कत है जुल्फिकार, आपकी आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं है। हम आपके पास फिर से लौटेंगे। अभी हम अमृतांशी का रुख कर लेते हैं। अमृतांशी, जब बात बीजेपी की आती है तो बीजेपी में एक परंपरा देखी गई है कि एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को हमेशा तैयार किया जाता है, एक चेहरे को और सामने रखा जाता है जिससे कि आगे भविष्य में वो सूबे की कमान संभाल सके, नेतृत्व कर सके। उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या यह भी एक पहलू होगा पार्टी नेताओं के सामने, उनके जहन में, कि अगर कमान सौंपनी है तो उस भविष्य को भी ध्यान में रखा जाए? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लिए आगे अभी जो है वो चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट राज्य है। एक नाम जिसका मैं जिक्र करना भूल गई थी वो है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। सबसे जो है आगे सीएम की रेस में वो थे कुछ महीने पहले तक, लेकिन जब उनके बेटे की जो कथित वीडियोस वायरल हुए हैं जो है पैसे को लेकर लेन देन की, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उनकी छवि थोड़ी सी इसको लेकर प्रभावित हुई है और इसी कारण से उनका नाम थोड़ा सा पीछे हो गया है। अब बीजेपी के लिए देखिए आने वाले समय में चुनौती है जो 29 लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि एक जी। जो है हिंदी पट्टी का सबसे महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है। इसके अलावा पिछली बार 29 में से 28 सीटें बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिली थी और मोदी लहर में यहाँ पर जो है कई जो फेसेस हैं जिनको शायद लोग जानते भी नहीं होंगे वो भी आसानी से जीत गए थे। एक सीट जो रह गई थी बीजेपी के लिए वो है कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा। इस बार भी छिंदवाड़ा की 7 सीटें जो है विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ने अपने जो है पार्टी को जितवाई है और लोकसभा जी। सीट अभी फिलहाल मौजूदा समय में उनके बेटे नकुलनाथ वहां से सांसद हैं। तो बीजेपी देखिए पूरी तरीके से चाहती है जो 28 की 28 सीटें हैं, चाहे मध्य प्रदेश की जी। किसी भी संभाग की बात करें, चाहे महाकौशल हो, बुंदेलखंड हो, विंध्य हो या मध्य भारत हो, सभी की सभी सीटें उनके पास आए और खासतौर से जो 29वीं लोकसभा सीट है जो कि छिंदवाड़ा की है वो भी जो है वो कमलनाथ से उनका जो अभेद किला है वो छीनकर जो है दोबारा लोकसभा में बीजेपी अपने नाम कर ले। लेकिन देखिए कहीं ना जी, कहीं बहुत सारे एक समीकरण लहर जरूर हैं, बीजेपी बहुत की देखने सारे को मिली। फैक्टर्स हैं अमृतांशी, और सबकी निगाह इस बात पर ही है कि आखिर कौन से वो पहलू होंगे जिन पर विचार किया जाएगा और नाम को फाइनल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी आपका। हमारे संवाददाता जो जयपुर से, भोपाल से हमें जानकारी दे रहे थे, जुल्फिकार हमारे साथ रायपुर से थे, सोमू हमारे साथ जयपुर से थे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन केवल ये 3 राज्य ही नहीं है जहां पर सीएम पद की रेस को लेकर मंथन हो रहा है, सीएम के नामों को लेकर चर्चा हो रही है। इसके अलावा एक राज्य है तेलंगाना, यहां पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है लेकिन सीएम की रेस यहां पर भी है। सीएम पद के दावेदार आपके सामने हैं रेवंत रेड्डी, भट्टी विक्रमार्क मल्लू और उत्तम कुमार रेड्डी। ये 3 नाम हमने आपको दिखाए जो सीएम पद की रेस में प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हम सीधे रुक कर सकते हैं, हमारे संवाददाता निहाल किदवई जुड़ चुके हैं हैदराबाद से इस मसले पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। निहाल, जो पार्टी विधायकों की बैठक हुई थी उन्होंने फैसला आला कमान पर छोड़ दिया है, आला कमान किसको आशीर्वाद देगा? देखिए, आला कमान की जो पसंद थे वो थे रेवंत रेड्डी, जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस ने यहाँ चुनाव लड़ा और एक बड़ी जीत यहाँ पर हासिल की। लेकिन कई सारे दूसरे नेता हैं जो रेवंत रेड्डी का विरोध कर रहे हैं। जैसे कि आप देख ले, भट्टी विक्रमार्क हैं और उत्तम कुमार रेड्डी, और साथ ही साथ जो कमाठी ब्रदर्स हैं, श्रीधर बाबू, इन लोगों का विरोध था। ये सभी काफी सीनियर नेता हैं। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि इस बार जितनी सीटें जीती हैं कांग्रेस ने यहाँ पर 64, उसमें से 36 ऐसे विधायक हैं जो नए विधायक हैं और ये जो विधायक हैं ये रेवंत रेड्डी के साथ खड़े हुए हैं। इसलिए ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सब कुछ आसानी से हो जाएगा। राजभवन में तैयारी शुरू हो चुकी थी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शपथ के लिए, लेकिन इसके बाद जब विधानसभा लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक हुई तो वहाँ काफ़ी माहौल, वहाँ पर एक कंसेंसस नहीं बन पाया, आम राय नहीं बन पाई, और ऐसे में ये फैसला किया गया, वहाँ पर लेजिस्लेचर्स ने यह फैसला किया कि अब ये पार्टी आला कमान तय करेगा। विरोध सिर्फ रेवंत रेड्डी के नाम को लेकर के नहीं हो रहा था, विरोध इस बात को लेकर के भी हो रहा था कि
डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स कितने होंगे। जैसे कि आप भट्टी, विक्रमार्क, मल्लू को ले ले, इनका ये मानना था, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक, कि सिर्फ एक ही डिप्टी सीएम होना चाहिए, जैसा कि कर्नाटक में विवाद खड़ा हुआ था, सिर्फ एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की अपनी चुनौती है। अब कांग्रेस के जो 64 लोग जीते, विधायक जीते हैं यहाँ पे, उसमें से 43 रेड्डी है, 14 शेड्यूल कास्ट के हैं और उसके बाद शेड्यूल ट्राइब के 9 हैं। तो सबके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही थी। ऐसे में यहां पर जो कांग्रेस के ऑब्जर्वर थे, चाहे ठाकरे साहब हो या डीके शिव कुमार साहब हो, ये दोनों ये चाह रहे थे कि एक मुख्यमंत्री हो, एक शख्स शेड्यूल कास्ट से हो और एक ओबीसी से हो या शेड्यूल ट्राइब से हो। खास करके ओबीसी को तरजीह दे रहे थे, यानी कि मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री यहां पर शपथ ले राजभवन में, और उसकी तैयारी शुरू भी हो गई थी। लेकिन जिस तरह से कंसेंसस नहीं बना, ऐसे में दूसरा कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि फैसला पार्टी आला कमान पे छोड़ दिया जाए। तो उम्मीद की जा रही है कि 11:30 बजे के आसपास दिल्ली में जब बैठक होगी तब ये सब कुछ तय हो पाएगा कि कितने उप मुख्यमंत्री होंगे। जी निहाल, जो तेलंगाना की स्थितियां थी उसमें रेवंत को निर्विवाद माना जा रहा था, तो फिर अचानक ये विरोधी स्वर क्यों सुनाई दे रहे? देखिए, आप कई सारे जिले हैं, जैसे आप इनको ले लें, कमाठी ब्रदर्स को ले लें, उन्होंने अपने इलाके में जी सबसे ज्यादा सीटें जितवाई हैं। आप सुरेश बाबू को ले, उत्तम कुमार रेड्डी को लो, ये सब बहुत बड़े नेता है और सबकी निगाह जो थी वो सबकी जाहिर है कि वो मुख्यमंत्री पद पे होगी। ऐसे में विवाद वहां खड़ा हो गया। विवाद इस बात को लेकर भी खड़ा हुआ कि कितने उप मुख्यमंत्री होंगे। तो ये एक बहुत मुश्किल यहाँ पर खड़ी हो गई। आला कमान को फैसला करना है निहाल, और हमारी भी नजर इस पर बनी रहेगी। आप भी नजर बना के रखिए कि फैसला क्या होता है, किसके नाम पर मोहर लगती है। सबकी नजरें तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश या राजस्थान, सीएम कौन है ये सवाल बड़ा है। आने वाले दिनों में इसका फैसला हो जाए। तेलंगाना में कांग्रेस की बड़ी जीत से केसीआर का हैट्रिक बनाने का सपना टूट गया। केसीआर अपनी पार्टी बीआरएस के जरिए भारत जीतने चले थे, लेकिन तेलंगाना में ही ढेर हो गए। तेलंगाना में केसीआर को हार का मुंह क्यों देखना पड़ा? पार्टी विस्तार की योजना क्या केसीआर के लिए उल्टी पड़ गई? ये कुछ ऐसे सवाल है जो फिलहाल सामने आ रहे हैं। के चंद्रशेखर राव, जिन्होंने तेलंगाना बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया, 10 वर्षों तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद को संभाला, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने और बन गए दुबे जी, हिंदी की ये मशहूर कहावत इस वक्त के चुनाव में केसीआर की पार्टी पर सटीक बैठती है। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति करने का फैसला के चंद्रशेखर राव ने किया। इसके पीछे की मंशा थी कि मुख्य तौर पर पार्टी का विस्तार दूसरे राज्यों में हो, लेकिन इस बीच अपनी जमीन को नजरअंदाज करना केसीआर को भारी पड़ गया। कुछ महीनों पहले तक कोई भी राजनीतिक पंडित केसीआर की हार की भविष्यवाणी नहीं कर रहा था, लेकिन जब कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में जमीन पर काम करना शुरू किया और ग्रामीण इलाकों में नेताओं के दौरे शुरू किए, तो बीआरएस के मजबूत समझे जाने वाले किले को भी भेदने में कामयाबी मिल गई। जिस वक्त केसीआर अपनी पार्टी बीआरएस का विस्तार करने के लिए महाराष्ट्र में व्यस्त थे, उस वक्त तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने लोगों से घर घर जाकर संपर्क करना शुरू किया और ऐसे मुद्दे लोगों के उठाए जो कि सरकार की प्रतिमा को ठेस पहुंचा सके। बीजेपी हो चाहे बीआरएस हो, इनकी नीतियां सिर्फ सत्ता में रहने के लिए हैं। कांग्रेस लोगों को ये बताने में लगी थी कि एआईएमआईएम और बीजेपी बीआरएस की बी टीम है। इसका फायदा भी शायद उनको हुआ। खास बात ये रही कि कामारेड्डी सीट से मौजूदा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी के कटप्पल्ली रेड्डी ने केसीआर और रेवंत रेड्डी दोनों को इस सीट से शिकस्त दी। राहुल गांधी की हैदराबाद की सभा के बाद से ही लग रहा था कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बन रही है। केसीआर ने अपने राज्य में ज्यादा ध्यान देने के बजाय उन्होंने उनका जो सीमावर्ती राज्य है महाराष्ट्र,
वहाँ वो बहुत ध्यान दे रहे थे। पिछले एक साल में उन्होंने महाराष्ट्र के 2 दर्जन बार दौरे किए। महाराष्ट्र में उनकी पार्टी बढ़ाना चाहते थे और महाराष्ट्र में वो अगला लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़वाना चाहते थे, तो उनका समय बढ़ गया। जो तेलंगाना में सरकार और संगठन के लिए समय देना था, वो कुछ समय उन्होंने महाराष्ट्र में भी बिताया। इस वजह से मुझे लगता है उनका जो तेलंगाना की सरकार की नीतियां थी, लोगों से जुड़ाव था, उसके ऊपर भी फर्क पड़ा। तेलंगाना में भले ही चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई हो, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर का ग्राफ भी यहाँ बढ़ा है। उसकी सीट 1 से बढ़कर 8 तक पहुँच गई है। तेलंगाना में हमारा जो राइज है वो बहुत बड़ा है और मैं ऐसा मानता हूं कि तेलंगाना में ये बात स्पष्ट हो गई कि अब लोकसभा के चुनाव में पिछले समय हमको 4 सीटें मिली थी, अब इस लोकसभा के चुनाव में मैं आज ही कह देता हूं, आप देख लीजिए, हम पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे और तेलंगाना में लोकसभा में नंबर 1 पार्टी बीजेपी होगी। जानकार मानते हैं कि केसीआर ने पार्टी विस्तार के चक्कर में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। आने वाले दिनों में अगर पार्टी को मजबूती देनी है तो जमीनी स्तर पर फिर एक बार काम करना होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बात करेंगे मिचोंग तूफान की, जो तमिलनाडु में कहर बरपाने के बाद अब आंध्र प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में आज सुबह 11 बजे उसके तटीय इलाकों से टकराने की आशंका जाहिर की जा रही है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके हिसाब से ये टाइम बताया गया है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं। आपको बताएं कि आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ने से पहले तमिलनाडु के कई हिस्सों में, कई जिलों में इस तूफान ने काफ़ी कहर बरपाया और तूफान के कारण जो हालात पैदा हुए उनमें 5 लोगों की मौत हुई। कई जगहों पर 100 घंटे प्रति किलोमीटर के हिसाब से हवाएं चली और हालात ऐसे हुए कि हालात को संभालने के लिए वहाँ पर रेस्क्यू टीमों को लगाना पड़ा, एनडीआरएफ की टीमों को तैनात करना पड़ा। हालांकि अभी तूफान तमिलनाडु से आगे बढ़ चुका है, आंध्र प्रदेश की तरफ ये आगे बढ़ रहा है। तो तमिलनाडु से जब जानकारी आ रही है, चेन्नई से जो जानकारी आ रही है वो ये कि छिटपुट बारिश तो वहाँ पर अभी भी है, लेकिन जो विकट स्थितियाँ थीं उनसे अब धीरे धीरे तमिलनाडु के वो तमाम तूफान प्रभावित इलाके बाहर निकल रहे हैं। बरसात वहां पर कम हो रही है और पानी भी जो जल जमाव सड़कों पर देखने को मिला था उसमें भी डाउनफॉल देखा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो नुकसान हुआ है इस तूफान की वजह से और जो हानि पहुंची है, जो मुश्किलात पैदा हुई हैं, उन तमाम हालात से बाहर लोगों को निकाला जाए। इसके लिए अलग अलग जगहों पर जहां पर सबसे ज़्यादा असर हुआ है, तस्वीरों भी आप देख सकते हैं, कुछ लोग तूफान के कारण जहां तहां फंस गए, कहीं पर इमारतें भी धंसी हैं, कहीं छत गिरी है, कहीं दीवार गिरी है, तो वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।